हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक। वेलकम टू इन आरटीजे डिजिटल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्विज 14 का सॉल्यूशन डिस्कशन। और क्विज 14 जैसा कि आप सबको पता है, क्विज 14 पूरा फुल न्यूमेरिकल टेस्ट था जिसमें पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो न्यूमेरिकल अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो मैंने इस टेस्ट में रखे थे। अब हमारा इसके बाद क्विज 15 होगा जिसमें पूरा फुल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा वो, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक साथ कंपाइल्ड क्वेश्चन आएंगे जिसको कुछ 15 के सोल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ 14 का सोल्यूशन कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड था, इस पर कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, कंप्लीटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सारे और बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना सब लोग, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू द टॉपिक्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ए बार प्रोड्यूसेस अ लैटरल स्ट्रेन ऑफ मैग्नीट्यूड 60 into 10⁻⁵ मीटर पर मीटर when the subjected to tensile stress of magnitude 300 megapascal along axial direction. What is the elastic modulus in gigapascal of the material if the Poisson ratio is 0.3? So what should to do? क्या करना है? जो लैटरल स्ट्रेन दिया गया है वो 60 into 10⁻⁵ मीटर पर मीटर दिया गया है और जो टेंसाइल स्ट्रेस दी गई है वो 300 मेगापास्कल दी गई है, और साथ ही साथ में हमसे इलास्टिक मॉडुलस के बारे में पूछा जा रहा है और पॉइजन रेशियो 0.3 दे रखा है। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर द इलास्टिक मॉडुलस? पॉइजन रेशियो के बारे में हमें नॉलेज है, तो कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से चीजें निकल सकती हैं, तो समझते हैं। पहले एक बार है और इस बार को किसी लोड एक्सियल लोड से खींचा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसमें दो स्ट्रेन आएंगी, एक लैटरल स्ट्रेन आएगा और एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब सिग्मा स्ट्रेस से अगर हम इसे खींचेंगे तो देयर विल बी टू स्ट्रेन्स, एक तो लॉन्जिट्यूडनल और दूसरा क्या होगा, एक लैटरल स्ट्रेन। दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए, जब जब इलास्टिक कांस्टेंट में यंग मॉडुलस पेपर में पूछा जाए तो समझ जाओ यंग मॉडुलस एक ऐसा इलास्टिक कांस्टेंट होता है जो मेजर करता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को। So we will use the formula of the E longitudinal which is the sigma upon capital E। तो ये हमारा प्राइमरी और प्राइमरी फाउंडेशन एक तरह से कह सकते हो जहां से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। E का वैल्यू यहीं से आने वाला है, अगर हम सिग्मा अपॉन E longitudinal कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट दैट विल बी सॉल्व्ड ओनली एंड ओनली इफ वी नो अबाउट द E longitudinal। तो E longitudinal कैसे निकालें, उसके लिए मेहनत करने का बस एक ही तरीका है, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है E लैटरल डिवाइडेड बाय E लॉन्जिट्यूडनल। तो E लॉन्जिट्यूडनल बराबर क्या हो जाएगा, E लैटरल डिवाइडेड बाय द पॉइजन रेशियो। और E लैटरल की बात करी जाए तो 60 into 10⁻⁵ है और पॉइजन रेशियो 0.3 दिया गया है, ठीक है। तो यहां से E लॉन्जिट्यूडनल निकल जाएगा। अब अगर सॉल्व करोगे 60 into 10⁻⁵ को और डिवाइड कर दोगे 0.3 से, तो 60 डिवाइडेड बाई 0.3 करोगे तो आंसर आएगा 200 into 10⁻⁵, 200 into 10⁻⁵, दैट इज द E लॉन्जिट्यूडनल। और इसका मान यहां पर रख दिया जाएगा अगर, तो E का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि सिग्मा हमको पता है 300 मेगापास्कल है और 300 मेगापास्कल क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, 300 मेगापास्कल है इनटू डिवाइडेड बाई E लॉन्जिट्यूडनल 200 into 10⁻⁵। अभी भी ये मेगा पास्कल में आया है, ध्यान रखना सब लोग, क्योंकि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें नहीं यूज किया है। 200 into 10⁻⁵ जैसे ही करोगे तो वैल्यू आएगी 150,000 और 1000 में 3 जीरो होते हैं और उनको 10⁻³ को हटा दें, अगर 10⁻³ है बट ये मेगा पास्कल है, मगर इसको 150 गीगा पास्कल लिखा जा सकता है। तो दैट विल बी द आंसर of this question. So B will be the correct answer for this question. B will be the correct answer. So there is a important thing is that Poisson ratio और elastic constant मतलब young modulus, इनका significance पता होना चाहिए। ये करते क्या है एक्चुअली, ये सब lateral strain और longitudinal strain निकालने की मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 2 meter long rod material modulus of elasticity E is equals to 100 gigapascal, E is equals to 100 gigapascal, giga न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 12 into 10⁻⁻⁶ पर डिग्री केल्विन, एंड जो
टेम्परेचर चेंज है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 90 को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल लेते, माइनस का 20 प्लस 273 कर देते और फिर सब्ट्रैक्ट करते, तो देख पा रहे होगे 70 ही केल्विन आएगा। तो डेल्टा टी आ गया। अब इफ द फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज इज प्रिवेंटेड, द रॉड विल डेवलप अ कंप्रेसिव स्ट्रेस। सिंपल सी बात है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है, घटाते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस आता है। फॉर्मूला होता है ई अल्फा डेल्टा टी। तो ई पता है 100 गीगा पास्कल है और आंसर सिग्मा का हमको मेगा पास्कल में देना है, तो 10 टू पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेगा पास्कल में बदल जाएगा। इंटू अल्फा का वैल्यू 12 इंटू 10 टू पावर -6 है एंड डेल्टा टी का वैल्यू 70 आ जाएगा। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस 70 मल्टीप्लाइड बाई दी 12, 840 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो 84 आ जाएगा। तो आंसर विल बी सी, 84 मेगा पास्कल। दैट विल बी दी कंप्रेसिव स्ट्रेस। सो यहां पर इस बात को जरूर से जरूर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब लोग। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन बाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 200 मेगा पास्कल एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल टू एक्स वाई दिस। तो यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। रिमेंबर रखना सब लोग फॉर्मूला, रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर। ये किसी भी लोडिंग के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। तो रूट में सिग्मा एक्स है 200, सिग्मा वाई 100 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2xy 100 का स्क्वायर। सो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 200 में से 100 चला जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 को 2 से भाग लगेगा 50, 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट वैल्यू निकल के आने वाली है, बताओ 20 का 20 सिंपल आ जाएगा और 2525 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो जैसे ही हम इसको ऐड कर देते हैं और 1250 का रूट ले लेते हैं, ठीक है ना, रूट 1250 ले लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा? 111.803। दैट इज द टो मैक्सिमम। सो आंसर यहां पर क्या आ गया बताओ? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल एक्सपीरियंसेस द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन एंड एक्सियल स्ट्रेन when the subjected to internal pressure P. If the Poisson ratio is 0.3, the ratio of the circumferential strain to the axial strain will be. अब याद रखना है एक्सियल स्ट्रेन और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन का क्या मतलब होता है। ध्यान रखना, एक्सियल स्ट्रेन कुछ और नहीं है, ये वो स्ट्रेन होती है प्रेशर वेसल में जो स्ट्रेन अलोंग द लेंथ होती है। स्ट्रेन अलोंग द लेंथ, उसको ही बोला जाता है एक्सियल स्ट्रेन, और ये कुछ और नहीं है। That is the longitudinal strain. Remember that strain is the longitudinal strain, but name is different, which is the axial strain. So you should to have maintain your concentration regarding to the axial strain. ठीक है। इसके बाद circumferential की अगर बात करी जाए तो इसका दूसरा नाम हुप स्ट्रेन ही होता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं हुप स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट। अब पूछा जा रहा है कि सर्कमफेरेंशियल और एक्सियल का रेशियो क्या होगा, तो ई हुप बटे ई लॉन्जिट्यूडनल की बात कर रहे हैं। अब हमने सबको फॉर्मूला पढ़ाया था PD/4T, और इसमें भी क्या चीज बताओ? PD/4T, बट ब्रैकेट में यहां लॉन्जिट्यूडनल में 1 से स्टार्ट करते हैं और इसमें इधर उल्टा कर देते हैं, 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 चला जाता है। तो आंसर 2 माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस 2 म्यू आ जाएगा। अब म्यू का वैल्यू पेपर में दिया गया है 0.3 है, तो 2 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.6। तो सिंपल सी बात है, 2 से 0.3 सब्ट्रैक्ट करोगे और डिवाइड कर दोगे तुम 0.4 से, क्योंकि 1 से 0.6 घटाने पे 0.4 ही आएगा। तो आंसर आ जाएगा 4.25। दैट इज द रेशियो। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कैंटिलीवर बीम 4 मीटर लॉन्ग कैरीज अ यूडीएल 1000 न्यूटन मीटर रन थ्रू आउट इट इंटायर लेंथ। द कॉन्सेंट्रेटेड लोड 4000 न्यूटन एट फ्री एंड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी।
तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट सब लोग, इन कैंटिलीवर बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है एक्चुअली? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कुछ होता ही नहीं है, वो होता है नेट एल्जेब्रिक मोमेंट, क्लियर है, अबाउट फिक्स्ड एंड ऑफ ऑल लोड्स एंड मूवमेंट। मतलब जितने भी लोड और मूवमेंट लग रहे हो उन सब का एल्जेब्रिक वैल्यू जो आएगा निकल के वही मैक्सिमम मूवमेंट के बराबर होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि मूवमेंट वो वैल्यू है, मैक्सिमम मूवमेंट वो वैल्यू है जो फिक्स्ड एंड पर मूवमेंट की रिएक्शन के बराबर होती है। तो क्या किया जा रहा है उसको देख लेते हैं पहले। एक तो कैंटिलीवर बीम में यूडीएल लगाया गया है, उसके बाद एक पॉइंट लोड भी लगाया गया है फ्री एंड पर। तो फ्री एंड पर जो पॉइंट लोड लगाया गया उसकी 4000 न्यूटन वैल्यू है, और जो बिछाया जा रहा है वो 1000 न्यूटन पर मीटर है, और जो लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है? 4 मीटर। अब एक एक बताओ सब लोग, ए और बी की अगर बात करी जाए, 2 पॉइंट हैं, और अगर हमको चाहिए मैक्सिमम मूवमेंट तो हमको एमए चाहिए। क्या चाहिए बताओ सब लोग? एमए। एक्चुअली ए पॉइंट पर उतना ही मूवमेंट होगा जितना मैक्सिमम मूवमेंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम मूवमेंट ए पर ही मिल सकता है। तो ए पर मूवमेंट कौन देगा बताओ सब लोग? एक तो 4000 देगा और 1000 देगा। 1000 अपने मिड पॉइंट से देगा और 4000 अपने किनारे वाले पॉइंट से। तो 4000 गुणा 4 कर दें अगर हम लोग, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16,000 न्यूटन इंटू मीटर। इसके साथ साथ जो 1000 वाला लोड है वो रेट ऑफ लोड है, तो जो टोटल लोड ऑफ यूडीएल आएगा वो 1000 इंटू 2 होगा, क्योंकि जो नेट इंटू 4 होगा, क्योंकि जो 4 लंबाई तक चूंकि यूडीएल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल लोड निकालते समय हमको टोटल डिस्टेंस ही कवर करनी पड़ेगी। अब ये 4000 न्यूटन लोड मिड पे वर्क करेगा, तो 4000 इंटू में कितना आ जाएगा? 2, because 2 is the midpoint distance. When we solve this, that will converted into 6 into 4000. So that is the 24,000 न्यूटन इंटू मीटर। तो आंसर कितना आ गया बताओ सब लोग? सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर में हमसे पूछा गया है तो 1000 का भाग लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंपल सपोर्टेड बीम हुज लेंथ इज 4 मीटर इज सब्जेक्टेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड 25 किलो न्यूटन at a distance 1 meter from left end support. If the cross section of beam is square sides of 50 mm, find out the maximum bending stress in the beam is. तो बहुत आसान है, बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अगर हमको, तो एक चीज जो नहीं भूलनी चाहिए, मैक्सिमम मूवमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस, यही फॉर्मूला होता है। अब बीम है सिंपल सपोर्टेड और जो लोड लग रहा है वो 25 किलो न्यूटन का लग रहा है, वो भी लेफ्ट एंड से 1 मीटर डिस्टेंस पर। टोटल डिस्टेंस जो थी वो 4 मीटर थी। अब हमें चाहिए मैक्सिमम मूवमेंट, वो होता है WAB अपॉन A प्लस बी। तो 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन में बदल गया है, और A इसको कहते हैं और B इसको कहते हैं। तो 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, तो टोटल आंसर तो नहीं आएगा अभी यहां से, मगर मैक्सिमम मूवमेंट आ गया हमारा। अब Z का वैल्यू सेक्शन से निकल के आएगा, सेक्शन स्क्वायर दिया गया और सबकी साइड 50-50 है, तो Z बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जहां पर हम लोग B³/6 यूज करते थे वो यहां पर A⁴/6 यूज होगा, सॉरी A³/6 यूज होगा, क्योंकि वहां पर जो Z होता था वो BD²/6 होता था, और दोनों डायमेंशन जब सेम होंगी स्क्वायर सेक्शन में तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द क्यूब/6। अब सब 50 जो है वो सब mm में, ध्यान रखना। तो 50 इंटू 10⁻³
अपॉन में 6। अब यहां से सिग्मा भी मैक्सिमम निकल जाएगा। 25 इंटू 10⁻³ इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 50 का क्यूब कर दो इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो 25 इंटू 10⁻³ का, इंटू 3 का भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 50 का क्यूब इंटू 10⁻⁻9। सो आंसर विल बी दी 900 इंटू 10⁻6 पास्कल, और इसको लिख सकते हैं 900 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A simple supported beam when loaded with a force of 2000 Newton at A was found to deflect 0.4 centimeter at B. What force in kilonewton at B would cause a deflection of 0.1 centimeter at A? बीम का कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल सपोर्टेड बीम है और A पॉइंट पर हम लोग 2000 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो डिफ्लेक्शन 0.4 सेंटीमीटर होता है B पॉइंट पर। तो डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है कि इतना लोड है तो इतना डिफ्लेक्शन है, और इतना लोड होगा तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, इसके बारे में हम लोगों से बात करी जा रही है। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस? ऑलवेज रिमेंबर डिफ्लेक्शन ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द लोड, सो व्हेन वी इंक्रीज द लोड देन डिफ्लेक्शन विल आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू दिया जा रहा है अलग अलग लोड के लिए अलग अलग है। तो जब लोड W2 हो जाएगा और पहले लोड W1 था, तो पहले बाद में डिफ्लेक्शन W2 है, del2 है, और पहले डिफ्लेक्शन del1 होगा। तो इस बिहाफ पर हमसे पूछा जा रहा है कि बाद में कितना लोड रहेगा इतने डिफ्लेक्शन के लिए, तो del2 बटे del1 इंटू में W1 कर देंगे। अब बाद में डिफ्लेक्शन जो बोला गया है वो कितना बोला गया है? 0.1 सेंटीमीटर, और पहले कितना था? 0.4 सेंटीमीटर, और पहले लोड कितना था? 2000 न्यूटन का। तो इस बिहाफ पर अगर हम इसे सॉल्व करते तो आंसर कितना होगा? 500 न्यूटन, विच इज दी W2। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर था कि लोड और डिफ्लेक्शन का एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट under the pure torsion is 240 megapascal. If the shaft diameter is doubled, then maximum shear stress developed corresponding to the same torque will be. अब ऐसे समझो कि एक शाफ्ट है और उस शाफ्ट पर T टॉर्क लगा रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, शाफ्ट की सरफेस पर अगर हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखेंगे जो डेवलप हो रहा होगा, तो वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आता है उसका फॉर्मूला होता है 16T/πd³। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द शियर स्ट्रेस। अब एक बात ध्यान दो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होती है वो डाया के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टॉर्क को सेम रखा जाएगा, तो डाया के चेंज हो जाने से शियर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब शाफ्ट डायमीटर को 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सेकेंड केस में और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फर्स्ट केस में जो पहले थी, इनवर्स रिलेशन की वजह से D पहले कितना था और D बाद में कितना है, इसका क्यूब रहेगा। तो यहां से पहले तो D था, बाद में 2D हो गया है, इनटू में पहले मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी थी और बाद में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होगी। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 1/8 आ जाएगा, और पहले शियर स्ट्रेस थी टोटल 240 मेगापास्कल। सो वी विल पुट दिस 240 एंड वी कैन गेट दी 30 मेगापास्कल इज द स्ट्रेस। मतलब डाया को अगर हम लोग 3 गुना बढ़ाते हैं, 2 गुना बढ़ाते हैं, तो स्ट्रेस 8 गुना कम हो जाती है। ये बात ध्यान देना है सबको, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा बताओ? सी विल बी द करेक्ट आंसर। और पुराने वाले क्वेश्चन में जो आंसर आया था हमारा वो बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A spring with 25 active coil cannot be accommodated within a given space. Hence, 5 coils of spring are cut. What is the stiffness of the new spring in relation to the original spring? अब होता क्या है, कहा गया है कि एक स्प्रिंग इतनी ज्यादा बड़ी है, एक स्प्रिंग है और वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसमें जो टोटल कॉइल है वो टोटल 25 कॉइल है सपोज दैट, और ये कॉइल इतनी ज्यादा है कि ये जगह को, जो जगह हमारे पास अवेलेबल है उस जगह में फिट नहीं हो पा रही है।
तो हमने क्या किया, कहा कि भाई ऐसा करते हैं, सिंपल सी बात है यार, कि अगर जगह कम पड़ जाती है तो वहां पर उस चीज को वहां से काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, एक्स्ट्रा जो लेंथ है उसको हटा देते हैं स्प्रिंग की एक्स्ट्रा लेंथ को। तो हमने इसकी 5 कॉइल को क्या कर दिया बताओ, कट कर दिया। अच्छा, तो जब हम 5 कॉइल को कट कर देंगे तो एक बात समझना, अब स्प्रिंग पे कितनी कॉइल बचेंगी? पहले तो 25 कॉइल थी टोटल, अब 5 कॉइल चली गई तो कितनी बची? 25 माइनस 5 बराबर 20 कॉइल। ध्यान देना, अब पहले पूरी स्टिफनेस की स्टिफनेस मान लो K1 थी, अब स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी हो जाएगी? K2। और स्टिफनेस बराबर फॉर्मूला होता है GD की पावर 4 अपॉन 8 ND क्यूब, that is the formula of the stiffness. So we have to know about the stiffness is related to the number of coil, that is the inverse relation. अब बाद में स्टिफनेस कितनी होगी, पहले स्टिफनेस कितनी थी, बराबर क्या होगा? N1 by N2। अच्छा, तो पहले कॉइल कितनी है N1? 25, बाद में कॉइल कितनी है 20, तो क्या लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 20, तो K2 की वैल्यू यहां से आ गई 25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू K1, तो 25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू K1 की वैल्यू सब लोग देखो, K1 कितना दिया गया है, पहले स्टिफनेस, अच्छा बताया ही नहीं गया, रेशियो पूछा जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है तब तो, और यहीं से ही आंसर आ जाएगा, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमको, यहीं से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, रेशियो पूछा जा रहा है। तो 25 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 20 से तो आंसर आ जाएगा 1.25, तो दैट इज द आंसर, मतलब स्टिफनेस 1.25 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वन एंड ऑफ द हिंज्ड कॉलम इज मेड फिक्स्ड एंड अदर फ्री। अब यहां से क्वेश्चन क्या है कि देखो स्टैंडर्ड कॉलम जो होते हैं वो पूरी तरह से दोनों एंड उसके हिंज होते हैं, ये इनिशियल कॉलम है, बोथ एंड हिंज, क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि वन एंड ऑफ कॉलम, वन एंड ऑफ हिंज्ड कॉलम, तो अब ये चीज देखो, जब बोला गया है यहां पर एक छोटा सा पॉइंट क्वेश्चन को कठिन बना रहा है, वो है हिंज्ड कॉलम। अब जब हिंज्ड कॉलम बोल दिया इसका मतलब है कि बोथ एंड हिंज, समझ में आ रहा है सब लोगों को कि पहले दोनों एंड हिंज थे और फिर क्या किया गया, फिर ये किया गया कि उस कॉलम के बोथ एंड हिंज कॉलम के एक एंड को फिक्स कर दिया गया और अदर को फ्री कर दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री कर दिया गया, ये फ्री हो गया है और ये फिक्स्ड हो गया है। तो ये हमारा पहला केस था और ये हमारा दूसरा केस है। अब बोला जा रहा है कि द क्रिटिकल लोड कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब अब P2 डिवाइडेड बाई P1 की बात पूछी जा रही, कितनी हो जाएगी। तो एक बात समझना सब लोग कि आयलर लोड होता किसके बराबर है, पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाई LE स्क्वायर। तो आयलर लोड हमेशा इफेक्टिव लेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इफेक्टिव लेंथ पहले के केस में L/2 है, सॉरी जब बोथ एंड हिंज होता है तो कॉलम की जितनी लंबाई होती है वही कॉलम की इफेक्टिव लेंथ होती है, इसका मतलब LE1 L के बराबर ही होगा बोथ एंड हिंज के केस में, ठीक है ना। और इस केस में वन एंड फिक्स, अदर फ्री के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा इफेक्टिव लेंथ होता है विच इज द 2L। अब 2L इफेक्टिव लेंथ अगर यहां पर होगा विच इज द 2L, सो क्या करना होगा भाई, सिंपल सी बात है, बाद में आयलर लोड, पहले आयलर लोड का रेशियो जब निकालेंगे तो इफेक्टिव लेंथ चूंकि इनवर्स रिलेशन में है तो LE1 और LE2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो LE1 L है और LE2 2L है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। मतलब कि जब लेंथ हमने क्या कर दी बताओ 2 टाइम्स बढ़ा दी, तो अब आयलर लोड क्या होगा, आयलर लोड क्या होगा, आयलर लोड 1/4 टाइम्स चेंज हो जाएगा। क्लियर है सबको, मतलब बाद में आयलर लोड पहले वाले आयलर लोड से 1/4 हो जाएगा।
कहने का मतलब अगर पहले जो आयलर लोड था, अगर सपोज दैट वो 100 किलो न्यूटन है तो बाद में वो 25 किलो न्यूटन ही बचेगा। ठीक है, तो 1/4 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4 टाइम्स। ध्यान रखना 4 टाइम्स और 1/4 टाइम्स में बस उतना ही फर्क है जितना तुम सोच सकते हो। मेरी बात समझ में है कि नहीं? क्या कि अगर गलती कर दी तो 4 टाइम्स निकाल दोगे और नहीं गलती करी तो 1/4 टाइम्स निकालोगे। ठीक है ना, तो आंसर शुड बी दी 1/4। तो दैट इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल क्विज। जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ, और जो भी क्विज चल रही हैं उनको जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें। डिस्क्रिप्शन पे मैंने कुछ शेड्यूल का लिंक सेंड कर रखा है जहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, वहाँ से देख सकते हैं किस दिन कौन सा टेस्ट है। 20 मई को हमारा हाइड्रोलिक्स का फुल टेस्ट होगा, सो यू शुड टू पार्टिसिपेट इन अवर वेबसाइट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और सबको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें। जो डाउट है, जो भी दिक्कत है, वो सब टेलीग्राम चैनल पे, वेबसाइट पर, आप कहीं पर भी, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। थैंक यू।